हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग फिर से जय प्रक्रम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक के इम्तहान के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो इस प्रश्न को आप ज़रूर देखिए और इस प्रश्न का आप अभ्यास कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों का, सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। और पिछले वीडियो में मैंने जय प्रक्रम का करीब 20 प्रश्न आपके लिए लाया था और सभी 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था। तो यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पुनः जय प्रक्रम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग ढेर सारे प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? यानी अमीबा अपना भोजन किस अंग के द्वारा पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन का शिकार कैसे करता है? तो बच्चों, इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है स्पर्शक, दूसरा है जीभ द्वारा, तीसरा है कुटपाद द्वारा और चौथा है मुंह द्वारा। यानी अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस चारों ऑप्शंस में से बच्चों जो सही आंसर है वो सही आंसर है कुटपाद द्वारा। यानी इसका सही आंसर को हम लोग टिक लगा लेंगे और वो आंसर क्या है? कुटपाद द्वारा। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हो कि अमीबा कैसा प्राणी है। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और उस अमीबा के शरीर में किसी भी प्रकार का अंग नहीं होता है, किसी भी प्रकार का अंग तंत्र नहीं होता है, क्योंकि उसके शरीर में ऊतक बना ही नहीं है। एक कोशिकीय शरीर है, तो वह अपना शिकार, वह अपना भोजन कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है कुटपाद द्वारा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। सभी हरे पौधे कहलाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है स्वपोषी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है परजीवी और चौथा है इनमें से सभी। तो बच्चों, सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? मैंने इसे कई बार बतलाया है। आपको पोषण के प्रक्रिया में भी मैंने बतलाया है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थ का यानी भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है वह स्वपोषण होता है। इसीलिए सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। तो बिल्कुल इस चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शंस है बच्चों वो है पहला, यानी ए ऑप्शन सही है, स्वपोषी। तो आइए तीसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो बच्चों, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन है बी हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है सी फाइब्रिन और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन में है प्लाज्मा। तो बच्चों, इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन और प्लाज्मा। तो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन।
यानी रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का पिगमेंट है, एक विशेष प्रकार का वर्णक है और यह खून को या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है पित्त रस कहां से स्रावित होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है अग्नाशय से, बी में है यकृत से, सी में है छोटी आंत से और डी में है बड़ी आंत से। तो बच्चों पित्त रस कहां से निकलता है ये हमें जानना होगा। तो अग्नाशय से पित्त रस नहीं निकलता है, इसका सही ऑप्शन क्या है ये हम लोग देखेंगे। छोटी आंत से पित्त रस नहीं निकलता है और बड़ी आंत में तो भोजन का पाचन ही नहीं होता है, तो यहां पित्त रस नहीं निकलेगा। तो इसका सही आंसर है यकृत से। तो बच्चों पित्त रस कहां से निकलता है आप इसको जरूर ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है यकृत से। बच्चों यकृत को हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, तो आप सभी यकृत को भले ही आप याद न रखे हों लेकिन हम लोग अंग्रेजी में तो सभी लीवर बोलते ही हैं। तो लीवर यानी यकृत, तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है जिसे हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। हमारे शरीर के अंदर पित्त रस जो है वो यकृत से ही निकलता है, यकृत के अंदर ही इसका निर्माण होता है और यकृत को हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है विघटनकर्ता और चौथा ऑप्शन है आहार श्रृंखला। तो बच्चों ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो हरे पौधे कहलाते क्या है? अभी हम लोगों ने इस प्रश्न में कहा कि सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं और यहां हम लोग पुनः इसी प्रश्न को दूसरे रूप में कर रहे हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं या हरे पौधे उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन सा सही जवाब होगा इस प्रश्न में? तो इस प्रश्न में हम लोग उत्पादक पे चिन्ह लगाएंगे क्योंकि सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों? उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए हरे पौधे को भी हम लोग उत्पादक के नाम से जानते हैं। तो हरे पौधे स्वपोषी भी हैं क्योंकि वह स्वपोषण करते हैं और हरे पौधे उत्पादक भी कहलाते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप जरूर याद रखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक के परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो बच्चों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? पत्तियों के अंदर ऐसी कौन सी रचना है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है? तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीरा, दूसरा ऑप्शन है रंध्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य सिरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी बच्चों पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किससे होता है? सिरा से तो होता नहीं है। तो यहां पे सही उत्तर क्या है? रंध्र। तो बच्चों आप याद रखोगे रंध्र यानी स्टोमाटा। रंध्र को हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमाटा कहते हैं और यह स्टोमाटा पत्तियों के ऊपरी और निचली सतहों पर पाई जाती है और यह पत्तियों में बिल्कुल छोटी छिद्र होती है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी छिद्र से वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया संपन्न होती है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखोगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? रंध्र से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है निलय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है आलिंदों द्वारा और डी में है इनमें से सभी। तो बच्चों ये बताओ, हृदय से जो ब्लड है पूरे शरीर में पंप किया जाता है, तो आखिर हृदय में ऐसी कौन सी रचना है जो पूरे शरीर में रक्त को फैलाने का काम करती है? तो बच्चों आप सभी पढ़े हो कि हृदय में 2 प्रकार की रचना पाई जाती है। ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं और निचले वाले भाग को निलय कहते हैं। मैंने परिवहन की प्रक्रिया में हृदय की रचना के बारे में बतलाया था कि हृदय आलिंद और निलय से मिलकर बनी होती है, और जो निलय है, जो हृदय का सबसे निचला भाग है, जिसे हम निलय कहते हैं, इंग्लिश में वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है, यही निलय पूरे रक्त को संपूर्ण शरीर में फैलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दायां निलय जब पंप करता है तो रक्त लंग्स में यानी फेफड़ा में चला जाता है, और जब बायां निलय पंप करता है तो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है निलय द्वारा। ठीक है, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। आप याद रखोगे। तो ये 7 प्रश्न आप इसको रिवाइज करिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? बच्चों आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए एडीपी, ऑप्शन नंबर बी एटीपी, ऑप्शन नंबर सी डीडीटी, ऑप्शन नंबर सी पीडीपी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चंस को फिर से समझिए कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो हमारे कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो किस इकाई में बनती है, उसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एडीपी ऑप्शन दिया गया है, ए एडीपी, ये एडीपी ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन सी डीडीटी, ये कीटनाशक है, ये काफी हार्मफुल केमिकल है। और ऑप्शन डी पीडीपी, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन क्या है? एटीपी। एटीपी क्या है? हमारे कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनता है वह एटीपी के रूप में बनता है, और एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, यानी एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसका सही उत्तर होगा एटीपी। और ये एग्जाम में पूछता है बच्चों, आप ध्यान दोगे, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों आप याद रखोगे, एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मालूम है आपको? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों मैंने एटीपी का एक अलग से वीडियो बना रखा है, और वह वीडियो आपको श्वसन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर वहां वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगर वह वीडियो देख लेते हैं तो आपका एटीपी की प्रक्रिया और एटीपी का जो उत्पादन होता है वो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है वायवीय श्वसन, बी अवायवीय श्वसन, सी श्वासोच्छ्वास और डी इनमें से कोई नहीं। यानी इथाइल अल्कोहल
का जो निर्माण है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ये जानने की आवश्यकता है। मैंने आपको बतलाया भी है कि श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का अल्कोहल का निर्माण नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अवायवीय श्वसन। श्वासोच्छ्वास में किसी भी प्रकार का अल्कोहल का निर्माण नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास में सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वातावरण से और CO2 छोड़ रहे हैं वातावरण में, यह प्रक्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सभी प्रश्न को आप जरूर देखिए, अभ्यास कीजिए। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुख गुहा, ऑप्शन बी बड़ी आंत या बृहदांत्र, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत या क्षुद्रांत, और ऑप्शन डी यकृत यानी लीवर। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मुख गुहा, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। तो बच्चों भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जिसे हम क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन का मतलब क्या? भोजन में उपस्थित सभी कार्बोहाइड्रेट, सभी प्रोटीन, सभी वसा का पाचन इस छोटी आंत में पूरा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। मैंने पाचन की क्रिया में भी ये बतलाया था, कई बार बतलाया था कि भोजन का संपूर्ण पाचन हमारे पाचन तंत्र के छोटी आंत में होता है, यानी हमारा जो आहार नाल है उस आहार नाल के छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। और छोटी आंत भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जिसे हम ग्रहणी या डियोडेनम कहते हैं, दूसरा भाग जेजुनम होता है और तीसरा भाग इलियम होता है। तो सच पूछिए तो छोटी आंत के इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अगर यहाँ ऑप्शन इलियम रहा तो भी इलियम मारिएगा टिक, अगर ऑप्शन छोटी आंत रहा तो आप छोटी आंत पे टिक लगाएंगे। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद है क्या है भाई? इसको हम लोग देख ले। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O। ऑप्शन ए में दिया गया है CO2 और H2O। ऑप्शन बी में दिया गया है CO2 और ऊर्जा। ऑप्शन सी में दिया गया है H2O और ऊर्जा, और ऑप्शन डी में दिया गया है CO2, H2O और ऊर्जा। तो बच्चों हम सभी श्वसन की प्रक्रिया को हमने बतला दिया है। श्वसन की प्रक्रिया का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। मैंने कई बार बतलाया है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2, H2O और ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2, H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए केंद्रक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव्य में, डी हरित लवक में। तो बच्चों ग्लूकोज का जो विखंडन है वो पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में होता है। तो यह प्रक्रिया सबसे पहले कोशिका द्रव्य में होती है। तो इसका केंद्रक से कोई नाता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में अभी जाएगा नहीं पायरुविक अम्ल।
तो इसका सही उत्तर है कोशिका द्रव्य। तो आप याद रखोगे कोशिका द्रव्य इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो बच्चों आप अगर बायोलॉजी का प्रैक्टिकल आपने किया है स्कूल में, तो प्रैक्टिकल में हम लोग जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, बच्चों को दिखलाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म पे यानी माइक्रोस्कोप का जो प्लेटफॉर्म है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्लाइड रखते हैं और क्लिप से उसको दबा देते हैं और इसके बाद हम लोग लेंस को सेट करते हैं। तो उसमें हम लोग जो लेंस चूज करते हैं सबसे पहले 10x पे बच्चों को दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10x। तो 5x पे हम लोग बच्चों को नहीं दिखाते, 5x उसमें होता भी नहीं है। बी में जो दिया गया ऑप्शन 10x, तो 10x सही आंसर है। सी उस माइक्रोस्कोप में 25x भी नहीं होता है। उस माइक्रोस्कोप में दो ऑप्शन होता है 10x और 45x यानी 45x पर और 10x पे हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को हम लोग 10x पे दिखलाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी में, तो इसके लिए आप जरूर तैयार रहें और ये सारे प्रश्न जो मैंने बतलाया है इसको आप जरूर अभ्यास करें। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अगला प्रश्न है। तो चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ग्रसनी, बी छोटी आंत, सी अमाशय एंड डी ग्रास नली। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो है छोटी आंत। यानी हमारे आहार नली का या आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होता है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों यहाँ 4 प्रकार के एंजाइम दिए गए हैं। एंजाइम का नाम दिया गया है, ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी एमाइलेज एंड डी लाइपेज। तो वसा का पाचन का जो एंजाइम होता है बच्चों वो लाइपेज होता है। तो लाइपेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, चाहे यह डिओडेनम में पाया जाए, चाहे यह इलियम में पाया जाए, यह लाइपेज एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है, यानी वसा को पचाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रक्त को थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो बच्चों रक्त को थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लाल रक्त को जमाने वाली जो कोशिका है उसका नाम है प्लेटलेट्स। आप याद रखोगे इसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश संश्लेषण होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में और डी परजीवियों में। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कवक में होगी नहीं, क्योंकि कवक में क्लोरोफिल या पर्णहरित अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। बी जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सेल है, जो कोशिका है, वो जंतु कोशिका से मिलकर बना है और हमारे शरीर में हरित लवक नहीं पाया जाता है। सी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, क्योंकि हरे पौधों में पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? हरे पौधों में। परजीवियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी हरे पौधों में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो बच्चों ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन जो है प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के टूटने से बनता है? तो बच्चों यूरिक अम्ल भी प्रोटीन के टूटने से बनता है, बी अमोनिया भी प्रोटीन के टूटने से बनता है, यूरिया भी प्रोटीन के टूटने से बनता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन का यूनिट है। तो एमिनो अम्ल टूटेगा तो ये सब चीज बनेंगे, यूरिक अम्ल भी बनेगा, अमोनिया भी बनेगा, यूरिया भी बनेगा। तो सही आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो बच्चों मैंने अभी अभी बतलाया आपको कि यूरिया जो है वह एक हानिकारक पदार्थ है और इसका निर्माण यकृत में होता है। तो बच्चों यह यकृत से ही प्रवेश करेगा। चार ऑप्शन दिया गया है, ए फेफड़ा से, बी यकृत से, सी श्वास नलिका से, डी वृक्क से। तो इसका सही आंसर है यकृत से, क्योंकि यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। याद रखोगे आप, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, वृक्क किस प्रकार जैव प्रक्रम का हिस्सा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए उत्सर्जन, बी श्वसन, डी पोषण, सी पोषण, डी परिवहन। तो बच्चों वृक्क जो है उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वह उत्सर्जन प्रक्रम का प्रमुख अंग जो है उसे हम लोग वृक्क कहते हैं। तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन। श्वसन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में CO2 का उत्सर्जन किससे होता है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इस ऑप्शंस में कोई ना कोई सही आंसर जरूर होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है वृक्क, ऑप्शन बी में दिया गया है फेफड़ा, ऑप्शन सी में दिया गया है त्वचा और ऑप्शन डी में दिया गया है यकृत। तो बच्चों यकृत में पित्त का निर्माण होता है, हम सभी जानते हैं। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। त्वचा से CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? फेफड़ा। यानी जो भी हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वातावरण से, तो ऑक्सीजन का हमारा शरीर उपयोग करता है और उपयोग करने के पश्चात CO2 का निर्माण करता है। तो वह CO2 पुनः फेफड़ा से बाहर आता है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है हमारे फेफड़े से ही होता है। तो फेफड़ा को हम लोग लंग्स भी कहते हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? फेफड़ा है। तो आप हमेशा याद रखो, ऑप्शन कुछ भी हो, ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी हो, सही ऑप्शन फेफड़ा होना चाहिए। तो फेफड़ा यहाँ पे सही ऑप्शन है, इसलिए सही उत्तर क्या है? फेफड़ा है। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो बच्चों दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन में अपघटन है, बी ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण है, सी ऑप्शन में किण्वन है और डी ऑप्शन में उत्सर्जन है। तो दही के जमने में जो क्रिया सहायक होती है वह किण्वन होती है। सही ऑप्शन क्या है? किण्वन। किण्वन को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं और इस क्रिया में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो दही खट्टा होता है बच्चों, क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही के जमने में किण्वन की प्रक्रिया सहायक होती है, ये सही आंसर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया, डी गिल कोस्ट। तो बच्चों गिल्स यानी
गिल्स को हम लोग गलफड़ा कहते हैं, तो ये मछलियों में पाया जाता है। फेफड़ा मनुष्य या और भी स्तनधारी प्राणी हैं उनमें पाया जाता है। तो कीटों में जो सही अंग होता है श्वसन का, उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो सही उत्तर क्या है? ट्रैकिया। कीटों में गिलकोष्ठ नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन नंबर, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो बच्चों श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दहन है, बी ऑप्शन विघटन या अपघटन, सी ऑप्शन परिवर्तन और डी ऑप्शन है संश्लेषण। तो बच्चों श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? विघटन या अपघटन, है ना। यानी ग्लूकोज क्या होता है? डिकम्पोज होता है, टूटता है। क्वेश्चन नंबर 25, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों लार में कौन सा एंजाइम होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर तो होगा ही होगा, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, जो कि सही आंसर नहीं है। बी ऑप्शन है टाइलिन या एमाइलेज, सी ऑप्शन है रेनिन और डी ऑप्शन है केसिन। तो ये रेनिन और केसिन ये अलग चीज़ें हैं। ये केसिन जो है ये प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। रेनिन बच्चों में पाया जाता है, जो कि ये प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। तो यहाँ सही एंजाइम क्या है? टाइलिन या एमाइलेज। तो टाइलिन याद रखेंगे, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और यह क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26, अमीबा है क्या है भाई? तो ए ऑप्शन स्वपोषी, बी ऑप्शन मृतजीवी, सी ऑप्शन प्राणी समभोजी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अमीबा क्या है? स्वपोषी है क्या? नहीं, अमीबा स्वपोषी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हरित लवक नहीं पाया जाता है। मृतजीवी, ये मृतजीवी भी नहीं है। प्राणी समभोजी, तो जी हाँ ये प्राणी समभोजी हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं? ठोस पदार्थ, ठोस कण जो है आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सही आंसर है प्राणी समभोजी। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो बच्चों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है माउथ यानी मुख, दूसरा है मुख गुहा, तीसरा है अमाशय और चौथा है छोटी आंत। तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। तो इसको आप देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का जैसा जम जाता है? तो बच्चों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी पेप्सिन एंड ऑप्शन डी एमाइलेज। तो बच्चों टाइलिन जो है लार में पाया जाता है और यह स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज जो है ये भी प्रोटीन, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो बच्चों दूध का थक्का जमना ये रेनिन से होता है। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो अमाशय में पाया जाता है, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है और दूध को यह पैरा केसिनेट में चेंज कर देता है। चूँकि दूध में केसिन प्रोटीन होता है और यह रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसिन को पैरा केसिनेट में चेंज कर देता है, इसलिए दूध
थक्का जैसा जम जाता है, ऐसा लगता है कि दूध फटा फटा सा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ सही ऑप्शन मैं टिक लगा दूँ, सही ऑप्शन है 72 यानी 72 बार धड़कता है। तो बच्चों आप याद रखोगे कि 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। इस आंसर के बाद ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, 500, 600, 1000 बार, है ना। तो ऑप्शन सही ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, बाकी ऑप्शन जो है 120 बार ये गलत है, 200 बार, 500 बार ये गलत है। सही उत्तर क्या है? 72 बार। तो हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार वह धड़कता है, बीट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 30.5 किलो जूल, है ना, 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन बी है 305 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन सी 3.5 किलो जूल पर मोल। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है 30.5 किलो जूल पर मोल। ये एक एटीपी के टूटने से इतनी ऊर्जा हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, पौधों में जाइलम का कार्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल का वहन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो बच्चों मैं बार बार बतलाया हूँ कि जाइलम जो है ज से शुरू होता है, ज से जाइलम, तो ये जल का परिवहन करता है, जल का वहन करता है। तो आप इस ट्रिक को अपना लीजिए, जाइलम यानी जल। तो ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है, तो यह जल का परिवहन करता है, जल का वहन करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, वाष्पोत्सर्जन एक है, क्या है भाई। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए शारीरिक प्रक्रिया, बी रासायनिक प्रक्रिया, सी भौतिक प्रक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, क्या यह शारीरिक प्रक्रिया है, क्या यह रासायनिक प्रक्रिया है, क्या भौतिक प्रक्रिया है। तो इसमें से सही उत्तर होगा कि यह शारीरिक प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं शारीरिक प्रक्रिया, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको याद रखिएगा, शारीरिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 में, किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। तो किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। तो बच्चों अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो कूटपाद की सहायता से होता है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो बच्चों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च और डी प्रोटीन। तो बच्चों पौधों में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण है वो सुक्रोज के रूप में होता है। ये मैंने बार बार बतलाया है कि पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है वह सुक्रोज के रूप में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन उस पदार्थ का जब स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वह सुक्रोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर सुक्रोज है बच्चों, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 35, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक दाब है। तो बच्चों मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब है या सिस्टोलिक दाब है वो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, ऑप्शन सी 90 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मानव हृदय का जो प्रकुंचन दाब है वो 120 mmHg होता है। तो सही आंसर है 120 mmHg, जिसे हम सिस्टोलिक दाब भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जड़, तना, पत्ता, फूल। तो ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर है पत्ता, यानी पौधों में लीफ में ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में होती है और इसके अंदर उपस्थित जल जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर निकल जाती है। तो ऐसी क्रिया पत्तों में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में रक्त या रुधिर कहाँ क्षमता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए फेफड़ा में, बी बोमन संपुट में, सी कुंडलित नलिका में और डी मूत्र वाहिनी में। तो बच्चों मनुष्य में जो रक्त है वो कहाँ क्षमता है? तो नेफ्रॉन में एक रचना पाई जाती है, वृक्क नलिका में एक रचना पाई जाती है जो कप के आकार की होती है। कैसी होती है? वो कप के आकार की होती है। और इस तरह की रचना जो बनती है, इस तरह की रचना हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह की रचना को हम लोग बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। तो कप जैसी रचना में खून जो है, रक्त जो है छन जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी बोमन संपुट। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब क्या है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 120/80, 120/50, 80/120, 100/180। तो इसका सही आंसर क्या है? 120/80, यानी 120/80। 120 जो है वो सिस्टोलिक दाब है और 80 जो है डायस्टोलिक दाब होता है। और मनुष्य के सामान्य रक्तदाब जो है 120/80 होते हैं। ये रेस्ट में या सामान्य अवस्था में 120/80 रक्तदाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ा, चौथा ऑप्शन है आमाशय। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? नेफ्रॉन है। बाकी ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो बच्चों मनुष्य के 100 ml रक्त में कितनी यूरिया की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है 20 मिलीग्राम, बी 30 मिलीग्राम, सी 40 मिलीग्राम, डी 50 मिलीग्राम। तो इसका सही उत्तर है, सही आंसर है 30 मिलीग्राम, यानी 30 mg यूरिया जो है 100 ml ब्लड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क या किडनी में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। कितनी होती है? किडनी के अंदर वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ए 4 मिलियन, बी 2 मिलियन, सी 1 मिलियन, डी 8 मिलियन। तो बच्चों आप याद रखोगे प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं और 10 लाख वृक्क नलिका बराबर होता है 1 मिलियन, यानी 10 लाख जो है उसे हम 1 मिलियन के रूप में कहते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है लगभग 1 मिलियन। ठीक है बच्चों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
तब तक इस सभी प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है आपके मैट्रिक के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे सही ऑप्शन पर ध्यान देना है, बाकी ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। तो बच्चों, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो हम सभी जानते हैं कि हृदय से जो शुद्ध रक्त बाहर जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, उसको कौन ले जाती हैं? तो उसको धमनी ले जाती हैं। तो धमनी इसका सही आंसर है, जबकि ऑप्शन में इस धमनी के अलावा क्या है? शिराएँ हैं, आलिंद है, निलय हैं। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? धमनियाँ। धमनियाँ जो हैं वो हमेशा शुद्ध रक्त को ढोती हैं और यह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी प्रश्वास और डी है उत्सर्जन। तो बच्चों, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसे ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीथ करना यानी सांस लेना। ऑक्सीजन जो है इस शरीर में जाता है और CO2 शरीर से बाहर निकल आता है। तो ऐसी क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का pH मान है, यानी मनुष्य में रक्त का pH मान कितना है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 7, बी में है 6, सी में है 7.4 और डी में है 5। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो 7.4 है। मनुष्य में रक्त का जो pH मान है, pH वैल्यू है, वो 7.4 है, यानी हल्का क्षारीय है ना। आप जानते हो कि 7 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं बच्चों, न्यूट्रल होता है। और 7 से अधिक होगा तो उसको क्षारीय कहेंगे। तो ये हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त को हम लोग तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है भाई? तो ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है गुआनिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? यूरिया। यानी हमारे शरीर में जो प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं या नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हैं उसे हम यूरिया कहते हैं। और आपको पता है कि 100 ml में यूरिया कितना रहता है बच्चों? तो लगभग 30 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। इसलिए हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। क्वेश्चन नंबर 46, पौधों में खाद्य संवाहक उत्तक है, यानी पौधों में भोजन को ढोने वाला उत्तक है, क्या है भाई? ए में मृदुतक, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी दृढ़ उत्तक। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? फ्लोएम। यानी पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो किससे होता है? फ्लोएम से होता है। तो इसको आप याद रखोगे, पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो किससे होता है? फ्लोएम से होता है। तो इसको आप याद रखोगे कि भोजन का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन संवहन उत्तक से, फ्लोएम उत्तक से होता है। अगला क्वेश्चन है 47, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 200 दिन, ऑप्शन सी
120 दिन यानी 120 दिन, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों इसमें 100 दिन भी नहीं होगा, 200 दिन भी नहीं होगा, सही उत्तर है 120 दिन यानी 120 डेज। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोग जय प्रक्रम का टोटल इस वीडियो में 47 क्वेश्चन कर लिए हैं, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस किए थे। तो ये सारे प्रश्न आपके जय प्रक्रम से संबंधित थे। जय प्रक्रम में आपको पता है कि 4 प्रक्रिया पाई जाती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एवं परिवहन। इन सभी प्रक्रियाओं का, इन सभी प्रक्रमों का हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में कर लिया है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें ताकि आपका सभी प्रश्न सॉल्व हो जाए। जय प्रक्रम से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके इस वीडियो में डाल रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। और आपका कमेंट हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।